Welcome to our channel Selection तक। Today this is the lecture 1 of Introduction to Economics। आज लेक्चर 1 है इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग बेसिक टर्म इकोनॉमिक्स का जानेंगे, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उससे पहले मैक्रो देखेंगे, जीडीपी देखेंगे, एनएनपी देखेंगे। बहुत सारे टर्म है जो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्टर देख रहे होंगे, बहुत चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या होता है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं और भी कुछ इसमें देख रहे होंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम लोग कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर देखेंगे इकोनॉमिक्स का। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है अर्थ, एक और दूसरा मतलब शास्त्र, जहाँ हम लोग धन के प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। ठीक, वेल्थ के प्रिंसिपल को कहते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। द स्टडी विच डील्स विद प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ और मनी। सिंपल सा बात है, जहाँ पर हम अर्थ और शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ अर्थ, इसके अर्थशास्त्र और अर्थ को जब मिला दिया जाए, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का हिंदी मीनिंग अर्थशास्त्र होता है। तो जब हम लोग उसके प्रिंसिपल को पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ को पढ़ रहे हो, तो हम लोग उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, और इसका शॉर्ट नेम होता है द वेल्थ ऑफ नेशन, बुक रिटन बाय एडम स्मिथ इन 1776, जिसमें कि उन्होंने लेजर फ्री पॉलिसी, मतलब कि फ्री ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात किया था। इकोनॉमिक्स में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं? तो मटेरियल ऑफ वेलबींग एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी धरती पर रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका प्रॉपर एलोकेशन सबके पास बराबर पहुंचना चाहिए, ये हुआ प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स हो गया। अब इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म आते हैं, वो हम लोग पहले देखेंगे। ये तो सेम चीज़ है कि एडम स्मिथ ने लेजर फ्री पॉलिसी या फिर फेयर ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात कहा था अपने उस बुक में, कि हमेशा एक दो कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड होना चाहिए। और उसमें एक और बात चीज़ था लिखा हुआ कि इकोनॉमिक किसके द्वारा कंट्रोल होता है? डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फैक्टर। इकोनॉमिक कंट्रोल होता है बाय मार्केट फैक्टर, और मार्केट फैक्टर का दो पार्ट क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। किसी वस्तु का जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा, अगर उस हिसाब से सप्लाई भी हो जाता है, तो इकोनॉमिक स्थिर रहेगी। और सपोज डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम हो गया, तो इन्फ्लेशन, उस वस्तु का दाम ऑटोमेटिक ज़्यादा होने लगता है। ठीक, तो ये हो गया डिमांड। अगर उसके साथ जितना डिमांड हो रहा है उतना सप्लाई मिल रहा है, तो इकोनॉमिक ठीक है। अब सपोज पहले एक पेन एक कंपनी में या फिर एक मार्केट में 10 पेन की ज़रूरत है और 10 पेन का सप्लाई हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। बट अचानक पता चले कि पेन का सप्लाई 10 की जगह 1 कर दिया जाए, ओनली 1 पीस, तो उस पेन का प्राइस उस मार्केट में ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हमारे जो इच्छाएँ हैं, वो वांट्स, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का थ्योरी आता है। इकोनॉमिक्स मेनली खेल है किस चीज़ का? डिमांड एंड सप्लाई का। अभी डॉलर मजबूत होते जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका डिमांड हर जगह बढ़ते जा रहा है, इसमें से डॉलर मजबूत होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि डॉलर का डिमांड जो है वो बहुत अधिक है। सेम बात है, पूरे इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, और इकोनॉमी जो है वो किसी भी कंट्री या किसी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे होते हैं, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इकोनॉमी है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में, वो एक इकोनॉमी में चल रहा होता है, किसी कंट्री में चल रहा होता है। इकोनॉमी हम हमेशा किसी भी रीजन से सटा हुआ रहता है, एसोसिएटेड रहता है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, ये सब एग्जांपल हो गए। ठीक, अब हम देखते हैं कि ब्रांच, इकोनॉमी के 2 ब्रांच है, मैक्रो एंड मैक्रो। यहाँ पर MI है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, मैक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है मैक्रोस से, और मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रोस से लिया गया है।
सबसे पहले हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको मतलब कि स्मॉल मतलब कि जब हम किसी एक इंडिविजुअल लेवल पर देख रहे हों, या किसी कंज्यूमर पर, या किसी हाउस होल्ड पर, या किसी एक कंपनी के बारे में, उसको रन कैसे करना है, वहाँ पर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा, हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, वो सब चीज़ का जब बात हो रहा होगा किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल को लेकर के, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर इंटायर इकोनॉमी के बारे में देख रहे थे। जैसे कि जीडीपी, ये किसका बात करता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे कंट्री का बात कर रहा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे कंट्री का बात। इन्फ्लेशन, पूरे कंट्री का बात होता है। तो ये दो वर्ड हो गया ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी का क्या मेन प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमिक्स क्या क्या? बहुत सारा हो सकता है, बट मेन दो प्रॉब्लम क्या है कि लेक ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, और लेक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। लेक ऑफ, सपोज इंडिया के एग्जांपल में, इंडिया में हमारे पास जो मेन मिनरल्स है वो एब्सेंट है। मुझे जैसे कि यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से चाहिए होता है इनरिच करने के लिए, कि हम उससे अपना एटॉमिक एनर्जी पावर सप्लाई मेंटेन कर सकें। लिथियम आयन बैटरी का जो भी मैक्सिमम मिनरल वो चाइना के पास है, या वियतनाम। तो इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी है, तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम है इस इकोनॉमी का। और जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, लेकिन इंडिया में वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये किसी भी रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो, मतलब कि इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। अब रिसोर्सेज क्या है? फैक्टर विच हेल्पफुल इन प्रोडक्शन, जो भी चीज़ हेल्पफुल हो प्रोडक्शन में। इंडिया के पास अभी मेन रिसोर्स या फिर यंग एज के पॉपुलेशन के रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, जो कि किसी भी कंट्री से बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि इंडिया में यंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका बेनिफिट है। बट इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? इस रिसोर्सेज का जो यंग पॉपुलेशन इंडिया में, इसका मैक्सिमम यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ये यहाँ पर लैक करता है इंडिया में, तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम है। अब प्रोडक्ट में क्या आता है? गुड्स एंड सर्विस, ये दोनों एक प्रोडक्ट में मिक्स हो सकते हैं। और गुड्स में क्या? जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स, जो भी एग्रीकल्चर से उत्पन्न हो रहा है वो एग्रीकल्चर गुड हो गया, और इंडस्ट्री। और रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि अभी मैंने मिनरल्स का बात किया। मैन मेड रिसोर्स भी बहुत सारे हैं। रिसोर्स दोनों तरीके के प्रोडक्ट, खुद इंडिविजुअल पर्सन एक रिसोर्स है, इस इकोनॉमी का हिस्सा है। तो ये किसी भी इकोनॉमी का दिक्कत है। अब हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में देखेंगे कि जनरली हम लोग को पता था कि 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। बट नाउ-ए-डेज 2 सेक्टर और आ चुके हैं जो कि टर्सरी सेक्टर के पार्ट है। एक क्वार्टरनी सेक्टर और एक कॉर्नरी सेक्टर, ये हम लोग अभी इसमें देखेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो एग्रीकल्चर और उससे एलाइड है, उसके आसपास जैसे जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में कहते हैं। जिसमें कि प्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है? नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से होता है, वो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। और ये क्या है? सप्लाई सेंस ऑफ रॉ मटेरियल, किसके लिए? सेकेंडरी सेक्टर के लिए। सेकेंडरी सेक्टर के लिए ये सप्लाई सेंस है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल हम सेकेंडरी सेक्टर को देंगे या इंडस्ट्रियल सेक्टर को देंगे, तब वो उसे कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। इसमें कौन कौन से एक्टिविटी आते हैं? एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, बैम्बू प्रोडक्शन, माइनिंग, बहुत सारे आगे। ठीक। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? हम लोग प्रोडक्शन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमको एग्रीकल्चर सेक्टर से मिला है, और मशीन की हेल्प से उसको हम लोग उसमें कुछ वैल्यू एडिट करते हैं। जैसे कि आलू गया फैक्ट्री में, उससे चिप्स बन गया। क्या किए? रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से लिए, उसको काटे, मशीन में फ्राई किए, तेल में फ्राई किए, उसको पैक किए, उसमें वैल्यू एडिशन हुआ,
अब जो आलू 50 पैसे का भी नहीं बिकता वो अब पैकेट में जा कर के 10 रुपये का बिकेगा। इतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो गया। एक पूरा आलू अब 10 रुपये का बन गया, उसमें वैल्यू एडिशन हो गया। इसमें क्या क्या प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और मेजर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इसमें आ जाते हैं। आलू का एक और एग्जांपल है फ्रेंच फ्राइज। एक आलू को तो आप ऐसे नहीं खाइएगा, बस उसको काट करके एक शेप में ला दिया गया, फिर उसको खाली फ्राई कर दिया गया, उसको आराम से खाया जाएगा, उसमें वैल्यू एडिशन हो गया, आप वो खाइएगा। कुछ भी टर्सरी सेक्टर, इसमें हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस सेक्टर इसमें हम लोग मेनली असिस्ट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। सपोज खेत से गेहूँ, मतलब कि वीट लेके जाना है हमको फैक्ट्री में, तो कैसे लेके जाएंगे? ट्रांसपोर्ट, ये क्या हो गया? सर्विस सेक्टर। फिर फैक्ट्री यहाँ पर वीट का आटा बन गया, ठीक। फिर ये आटा फिर से ट्रांसपोर्ट होगा। सपोज अब आटा से इसको ब्रेड बनाना है, तो ये आटा ब्रेड वाली फैक्ट्री में जाएगा। इट मीन्स ये मैदा, आटा को ही जब महीन कर दें तो मैदा से ब्रेड बनेगा। तो फिर यहाँ पर आया ट्रांसपोर्ट सेक्शन, तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला का काम आया। बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर जो एजुकेशन ले रहे हैं, हेल्थ सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो कि अभी इंडिया का बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है इसमें, बट अभी एआई आने के कारण वो हम लोग का आईटी सेक्टर भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ये आ गया हम लोग का टर्सरी सेक्टर, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कर सकते हैं, ठीक। अब फोर्थ टाइप टर्सरी सेक्टर का ही एडवांस फॉर क्वार्टरनी एंड क्वार्नरी सेक्टर, ये दो सेक्टर है। क्वार्टरनी सेक्टर में कि नॉलेज बेस्ड सर्विस जो भी है, जैसे कि कोई डॉक्टर है तो वो अपना नॉलेज केवल बेच रहा है, जो उसके दिमाग में नॉलेज है उसके हिसाब से वो पेशेंट को देख रहा है, बैठ करके देख रहा है। प्रोफेसर कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं, लॉयर केस लड़ रहे हैं, तो अपने दिमाग के बेसिस पर जो भी काम कर रहे हैं वो अपने दिमाग के बेसिस, वो अपना कोई हाथ पर ज़्यादा यूज नहीं कर रहा है, वो अपने दिमाग से काम कर रहा है। तो क्वार्टरनी सेक्टर हो गए। और क्वार्टरनी सेक्टर क्या होते हैं? इसी में लोग जो टॉप 10% में है, टॉप पीपुल, इसमें जो सपोज डॉक्टर में भी एकदम टॉप में डॉक्टर होंगे, इंजीनियर्स में भी टॉप के इंजीनियर्स होंगे, प्रोफेसर में टॉप के प्रोफेसर होंगे, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, प्लेगेस्ट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और भी प्रोफेसर होता है। जो टॉप के प्रोफेसर होंगे वो आ जाते हैं क्वार्टरनी सेक्टर में। गोल्डन कॉलर प्रोफेसर, टॉप इन जो भी अपने फील्ड में टॉप में होंगे इनोवेशन और क्रिएशन की वजह से। अब ये गोल्डन कॉलर प्रोफेसर क्या होता है? कुछ टाइप के प्रोफेशन हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन तरह के प्रोफेशन होते हैं। ब्लू कॉलर प्रोफेशन, ब्लैक कॉलर प्रोफेशनल्स, रेड कॉलर प्रोफेशनल्स, ब्लैक कॉलर और एक गोल्डन कॉलर। तो यहाँ पर देखने लिए गोल्डन कॉलर प्रोफेशनल वैसे हो गए जो कि अपने फील्ड में टॉप पर बैठे हुए हैं, जो टॉप के लॉयर है, उसको हम लोग गोल्डन कॉलर प्रोफेशनल्स कहते हैं। अब ब्लू कॉलर जो प्रोफेशनल किसे कहते हैं? जो कि फिजिकल लेवल हो, जो कि फील्ड में जॉब करते हैं, उसको हम लोग ब्लू कॉलर। वाइट कॉलर किसको कहते हैं? जो अपने दिमाग से काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में बैठ करके डेस्क जॉब। रेड कॉलर प्रोफेशनल जो अपने लाइफ को रिस्क पर लेकर के काम करते हैं, जैसे कि आर्म फोर्स में बीएसएफ, केमिकल फैक्ट्री में लोग अपने रिस्क पर काम कर रहे होते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण उसके जान जा सकते हैं, तो वो वैसे हो गए रेड कॉलर। अब एक है ब्लैक कॉलर प्रोफेशनल। ब्लैक कॉलर प्रोफेशनल किसको कहते हैं? जो कि इनलीगल एक्टिविटीज़ में है, जैसे कि क्राइम में, स्मगलिंग में, टेररिस्ट में। तो वैसे प्रोफेशनल को हम लोग ब्लैक कॉलर प्रोफेशनल कहते हैं, ठीक। अब कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इकोनॉमी में जनरली जो आपको यूज होते हुए दिखेगा, जीडीपी। उसके बाद देखेंगे नेट ग्रॉस डिप्रेशन क्या होता है। फिर अगर ग्रॉस में नेट घटाने के बाद हम लोग को एनडीपी मिलता है, वो देखेंगे। फिर जीएनपी देखेंगे एंड आफ्टर डेट लास्ट एनएनपी देखेंगे। इसके बाद भी हम लोग बहुत कुछ देख रहे हैं। ये 4 मेन टर्म है जो कि इकोनॉमिक्स में यूज हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या है? हम लोग एक चीज़ का मतलब समझते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। फिर प्रोडक्ट का मतलब होता है, अभी हम लोग पढ़े थे, गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स है और सर्विसेज हो रहे हैं विद इन द टेरिटरी, कहीं पर भी
प्रोडक्ट का, सिंपल गुड्स एंड सर्विस को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। अब डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पर क्या है? डोमेस्टिक, इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर हम लोग जीडीपी इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडिया या फिर किसी कंट्री की, हम लोग किसी भी कंट्री का जीडीपी निकाल सकते हैं। तो किसी भी कंट्री का उसके टेरिटरी के अंदर में, उसके लैंड मास के अंदर में अगर कोई भी काम हो रहा है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, अगर सबका जोड़ करके किसी एक ईयर में उसका वैल्यू निकाला जाए तो उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। सपोज अगर हम लोग यहाँ पर इंडिया का बात कर ले तो इंडिया का जो टेरिटरी है, जो लैंड मास है, उस पूरे लैंड मास में जो भी गतिविधि हो रही है गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड, जो कि अगर वो इंडिया का नागरिक है और नहीं भी है, दोनों रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस, दोनों नागरिक नहीं, निवास करता हो, निवासी हो या फिर गैर नागरिक हो, गैर निवासी हो, वो किसी फॉरेन कंट्री से आकर के यहाँ रह रहा हो, रेसिडेंस हो इंडिया का और नॉन रेसिडेंस हो इंडिया का, अगर उस इंडिया की इकोनॉमी में किसी भी तरह का योगदान दे रहा है गुड्स एंड सर्विस के रूप में, उसको उस सब चीज़ को इसमें काउंट करेंगे और उसको जोड़ करके जीडीपी बनेगा। ये किसी एक साल का निकलता है। तो इसका तो जीडीपी का डिफिनेशन हो गया, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, एक टेरिटरी के अंदर में, ऑफ ए कंट्री बाय रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस इज नॉन एज जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मीनिंग समझ लिया? एक टेरिटरी के अंदर में उनके रेसिडेंस प्लस नॉन रेसिडेंस के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है एक ईयर में, उसको हम लोग जीडीपी का टर्म देते हैं। अब नेट क्या होता है? अगर ग्रॉस टोटल में से उसका डिप्रिसिएशन घटा दिया जाए उसको नेट कहते हैं। सपोज आपने एक फ़ोन खरीदा 15,000 का, उसका टोटल वैल्यू कितना हो गया? 15,000 रुपया, ठीक। बट आपने अप्रोक्स 6 महीना यूज किया और उसको फिर से मार्केट में बेचने के तो आपको 10,000 रुपया ही दिया जा रहा है, तो 5,000 रुपया कहाँ चल गया? डिप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि आपने उसका यूज कर लिया। तो उसके बाद जो वैल्यू आया उसको कहते हैं नेट वैल्यू, ठीक। तो वियर एंड टीयर के वजह से ड्यूरिंग प्रोटेक्शन इन फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन में उसमें जो कमी आया उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। सपोज कोई मशीन रन कर रहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो हर साल कम होते जा रहा होगा, तो बस उसी ग्रोथ में अगर नेट को कम कर दिया जाए, डिप्रिसिएशन को कम कर जाए, तो हमको नेट वैल्यू निकल जाएगा। और यहीं से टर्म आ जाएगा मेरा जीएनपी, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट क्या हो गया? जो ग्रोस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस हुआ वो नेट हो गया। और डोमेस्टिक अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि क्या था? इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा हो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में। तो जब जीडीपी में डिप्रिसिएशन को मैनेज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एनडीपी, डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम लोग टर्म देखेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या है? ओनली रेसिडेंस के द्वारा, उस कंट्री के निवासी के द्वारा कहीं पर भी इनसाइड और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर वो निवासी उस कंट्री का है तो वो कहीं पर भी अगर वो किसी भी तरह का पैसा कमाने का काम कर रहा है, उस गुड्स एंड सर्विस में हेल्प कर रहा है, तो वो जीएनपी में काउंट हो जाएगा। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इनसाइड और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री बाय रेसिडेंस, यहाँ पर ओनली निवासी के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीएनपी कहेंगे। अब एनएनपी क्या हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का आपको पता है मतलब नेशनल और प्रोडक्ट। इसमें अगर जीएनपी में हम लोग डिप्रिसिएशन को घटा देंगे, यहाँ पर नेशनल का मतलब हम लोग देख लिए थे क्या था? ओनली रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री इनसाइड और आउटसाइड ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। सेम उसी तरह यहाँ पर नेट टर्म आ गया जिसमें हम लोग क्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे,
फिर जो नेशनल वैल्यू था और प्रोडक्ट, मेरा क्या आ जाएगा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो GNP में डिप्रिसिएशन माइनस कर दिए तो मेरा NNP आ जाएगा। और अगर GDP प्लस NFIA, अगर हम इसको GDP के टर्म में निकालें तो यहाँ पर NFI क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेश से जो कमाया हुआ धन है, नेट इनकम। क्योंकि कुछ ऐसे भी तो विदेशी होंगे जो कि हमारे देश में आके कुछ पैसा कमा रहे होंगे, और कुछ हमारे रेजिडेंट्स होंगे जो विदेश में जाकर के पैसा कमा रहे होंगे। तो फैक्टर अर्न बाय इंडियन इन एब्रॉड, जो पैसा इंडिया के द्वारा एब्रॉड में कमा जाता है, मैनेज कर देंगे। फैक्टर अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, क्योंकि कुछ फॉरेनर्स इंडिया में भी तो पैसा कमा रहे होंगे, उसको मैनेज कर देंगे तो वो बन जाएगा मेरा नेट फैक्टर इनकम। मतलब कि हम विदेश में कितना कमा रहे हैं, विदेश में कितना कमा रहे हैं, ये यहाँ पर हो गया। सॉरी, विदेश से टोटल इनकम कितना हो रहा है, ये विदेश में हम कितना कमा रहे हैं, ये हो गया। ये बोला गया कि विदेश में हम कितना कमा रहे हैं, विदेश में हम इंडियंस कितना कमा रहे हैं, विदेशी लोग इंडिया में कितना कमा रहे हैं। इसको जब मैनेज कर देंगे तो नेट निकल जाएगा, और हम GDP में नेट जोड़ देंगे, मैनेज डिप्रिसिएशन कर देंगे, तब पर अभी हमारा NNP निकल जाएगा। ये 4 टर्म जो बेसिक है इकोनॉमिक्स के वो। अब आप सभी को पता है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स अगर रिलेशन के बेसिस पर देखें तो एक ओपन इकोनॉमी होता है, एक क्लोज इकोनॉमी होता है। इंडिया भी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था, जब इंडिया ने LPG रिफॉर्म अपनाया उसके बाद ओपन इकोनॉमी बना। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर कुछ डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि USA एंड जापान, डेवलपिंग कंट्री इंडिया, बांग्लादेश, अंडर डेवलपिंग कंट्री अगर साउथ अफ्रीका टाइप अगर उस सब चल जाए तो वो अंडर डेवलपिंग, लेकिन साउथ अफ्रीका भी डेवलपिंग कंट्री में आता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप देखें तो कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट माइंडसेट हमको देखने को कहाँ मिलता है, USA में। सोशलिस्ट माइंडसेट कहाँ देखने को मिलता है, रसिया में। और मिक्स्ड इंडिया में। अब हम लोग तीनों को अलग अलग करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग 2 पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। एक है लिबरल पॉलिसी और एक है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि इसमें मार्केट का मूवमेंट एकदम फ्री से होता है, कि हम अपना सामान दूसरे कंट्री में बेचें, दूसरा कंट्री हमारे यहाँ का सामान बेचता है। गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ही कम होता है। बट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी में गवर्नमेंट के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैरिफ हाई कर देते हैं, जिससे उसका एक्सपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री कम हो जाए, इंपोर्ट ऑफ द अदर कंट्री उस कंट्री में कम हो जाए। इसको हम लोग प्रोटेक्शन पॉलिसी करते हैं। सपोज ये इंडिया, अभी एग्जांपल में इंडिया और USA का, ये USA क्या किया, सपोज 50% टैरिफ सब पर लगा दिया, ठीक, इंडिया पर भी लगा दिया। अब कोई भी सामान इंडिया से जब USA जाएगा तो वो बहुत महंगा बिकेगा। सपोज कोई सामान पहले जो था टैरिफ लगाने के पहले 10 रुपये का बिकता था, ठीक, अब 50% इस पर टैरिफ लग गया, ठीक, 50% टैरिफ लग गया तो 10 रुपये का सामान का कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। अचानक 50% उस कॉस्ट का दाम बढ़ गया। और सेम प्रोडक्ट जो सब वो प्रोडक्ट सेम उस टाइम USA में भी बनता था और उसका कीमत अब 14 रुपया था, ठीक, $14। अब ये जो इंडिया वाला प्रोडक्ट वहाँ जाकर के $15 में बिक रहा होगा। तो अब लोग USA के लोग प्रीफर किसको करेंगे, जो USA का प्रोडक्ट होगा और साथ में उसको $1 कम में भी बिक जा रहा होगा। लेकिन पहले उसको इंडिया का प्रोडक्ट $10 में मिलता था और USA का प्रोडक्ट $15 में मिलता था, $14 में मिलता था। तो यहाँ पर USA ने हाई टैरिफ लगा करके अपने प्रोडक्ट जो USA में बनता था उसका बिक्री बढ़ा दिया, और साथ में दूसरे कंट्री से जो इंपोर्ट USA करता था वो कम कर लिया। तो इसी को कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। और इसी की वजह से कभी कभी ट्रेड वार स्टार्ट हो जाता है। सपोज USA ने चाइना के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, तो ये भी
यूएसए के ऊपर 50% टैरिफ लगा देगा, जैसे ये फिर ये 60% कर देगा, ये 60% स्टार्ट कर देगा, फिर ये 70%, इसी तरह ट्रेड वॉर भी स्टार्ट हो सकता है। व्हेन 2 or more countries adopt protectionist policy against each other then it is called a trade war। ठीक, हम लोगों ने अभी ओपन इकोनॉमी एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटररिलेशन, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ओपन क्या होता है एंड क्लोज इकोनॉमी क्या होता है। फिर इसी तरह डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग देखेंगे, और कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स देखेंगे। ओपन इकोनॉमी, यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्री में कर सकते हैं, ये लिबरल पॉलिसी का समर्थक होता है, और साथ में मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड इसी इकोनॉमिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, ये सपोर्ट कर रहे होते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का, और ये आइडियल सिचुएशन है, मतलब कि कोई भी कंट्री अपने आप में पूर्णतापूर्ण नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी और कंट्री पर किसी न किसी चीज़ के लिए डिपेंड रहेगा, ये हुआ क्लोज इकोनॉमी। अंडर डेवलपिंग, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, इसमें क्या है, पीसीआई पर कैपिटा इनकम जिसका $100 से जिस कंट्री का कम है वो अंडर डेवलपिंग में है। डेवलपिंग कंट्री में 100 से लेकर $12,236 के आसपास है, उसको हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। और डेवलप्ड कंट्री में जहाँ $12,236 से ज़्यादा किस पर कैपिटा इनकम है उसको हम लोग डेवलप कंट्री कहेंगे। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम, जितना भी टोटल कंट्री का इनकम है उसको अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे उसको हम लोग पर कैपिटा इनकम कहेंगे। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, डेवलपिंग कंट्री में लेक, अंडर डेवलपिंग में लेक रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। डेवलपिंग कंट्री में प्रेजेंस रहेगा बट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, डेवलपिंग कंट्री में स्ट्रॉन्ग रहेगा। लिविंग इंडस्ट्री वेरी पुअर, मिडिल क्लास टाइप लोग डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा दिखेंगे, और डेवलप कंट्री में लग्जरी लाइफ जी रहे होंगे अधिकतर लोग। टेक्नोलॉजी कैसा रहेगा, अंडर डेवलपिंग में लेक, डेवलपिंग कंट्री में कैसा रहेगा, प्रेजेंस रहेगा बट एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, जैसे इंडिया के पास अभी बहुत सारी चीज़ में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि कोई भी अगर हम लोग डिफेंस में चल जाते हैं, अब तक हम लोग इंजन, लगभग चीज़ का इंजन बाहर से आता है, यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट इंडिया में नहीं बन रहा होता है। डेवलप कंट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगा। उसी तरह इंडस्ट्री, इसमें एब्सेंस यस बट नॉट फुल्ली, इसमें फुल्ली रहेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के बारे में बात करें तो वेरी हाई इन अंडर डेवलपिंग कंट्री, मीडियम इन डेवलपिंग कंट्री एंड लो इन डेवलप्ड कंट्री। एग्जाम्पल अंडर डेवलपिंग का इंडोनेशिया, डेवलपिंग में इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और डेवलप कंट्री यूरोपियन कंट्री, यूएसए, जापान, ये सब हो गए डेवलप कंट्री। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह के, सोशल या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल, जो कि इकोनॉमिक में मदद कर रहे हो या हार्ड हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का हो सकता है। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, वो हमको दिख रहा है, उससे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, उससे हम लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे। रोड से, रेलवे से, ब्रिज से, एनर्जी, पावर ग्रिड, फ्यूल पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एनर्जी के केस में यूटिलिटीज़, वाटर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये हो गया हम लोग का फिजिकल और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल में क्या, हेल्थ, इट मीन्स अगर हॉस्पिटल है, एजुकेशन है तो वहाँ के लोगों का एजुकेशन स्तर बढ़ेगा, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। अगर स्कूल है, स्कूल का बिल्डिंग, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब एक वर्ड आएगा सोशल इंक्लूजन, जहाँ पर कि सबको अच्छा एजुकेशन मिल जाए। बिल्डिंग तो बन गया, अब स्कूल का बिल्डिंग तो बन गया, अब उससे एजुकेशन मिलने लगे सबको, वो इंक्लूजन वर्ड में आ जाएगा। बैंक, ओल्ड एज होम, ये सब हो गया हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, ये तीन चीज़ अब हम लोग देख लेते हैं। ये किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पर हम लोग देखेंगे सोशलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। ये किसके सपोर्टर होते हैं, कैपिटलिस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, सोशलिस्ट किसके होते हैं,
कम्युनिकेस्ट माइंड का मतलब कि सबका भला हो। मिक्स्ड क्या होता है, दोनों पर, कि नेशन का भी भला हो और साथ में सारे लोगों का भी भला हो। ये किस पर है, जॉन मेन कैनिस पर, इंटरेस्ट एंड मनी, ये दोनों के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मोर एंड मोर प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इसका होता है कम्युनिटी वेलफेयर, सबका भला हो, इसमें दोनों चीज़ को देखेंगे। ऑनरशिप, प्राइवेट सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट का, इसमें दोनों का। फिर प्रोडक्शन का प्राइस डिसीजन कैसे होता है, मार्केट बेसिस पर, इसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसीज प्राइस का डिसीजन करती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो मार्केट, अगर वोलेटाइल सिचुएशन है तो गवर्नमेंट। अब कैपिटल क्या होता है, पैसा, सबको मतलब होता है कैपिटल मतलब पैसा। बट वैसा कोई भी चीज़ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी में हेल्प कर रहा हो, मैन मेड रिसोर्स हो, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। इट मीन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मैन मेड रिसोर्सेज। अब ये कैपिटल 3 तरह के हो सकते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल। फिजिकल का मतलब क्या होगा, जैसे कि बिल्डिंग, कैनाल, ब्रिज, ये फिजिकल है। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैनमेड बिल्डिंग हमको दिख रहा है, कैनाल, रोड, ये फिजिकल कैपिटल होगी। फिनेंशियल कैपिटल क्या हो जाएंगे, हमको दिख नहीं रहा होगा बट वो होगा, जैसे कि बॉन्ड जब हम लोग खरीद रहे होते हैं, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एक पेपर का वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है, ये हो गया फिजिकल कैपिटल। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिमाग का प्रॉपर्टी, इट मीन्स आइडिया। किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया और उसने कुछ चीज़ बनाया, उसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी 3 तरह का, साइंटिफिक, अगर कोई दवाई हम बना रहे हैं तो उस पर हमको पेटेंट मिलेगा। अगर हम आर्टिस्ट है या कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, तो उस पर हमको कॉपीराइट मिलता है। और साथ में अगर कोई हम लोगों को बनाया है तो ट्रेडमार्क हमको मिलता है, ठीक। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक ये लीगल राइट है जो कि क्रिएटर को दिया जाता है उसके कंट्रोल के लिए और उसके यूज के लिए, फॉर देयर यूनिक आइडियाज़ एंड देयर इन्वेंशन। कोई भी दवा बना तो उसको कुछ 5 साल के लिए उस पर पेटेंट उसको दिया जाता है कि आप इस पर कमा सकते हैं। आप सिर्फ वही कंपनी इस दवा को बना सकती है। अगर कोई गाना गाया, आप लोग यूट्यूब पर कोई गाना सुनते होंगे, तो जहाँ पर से वो गाना, जो गाना गाया है, जिस कंपनी के लिए या वो गाना गाया है, सिर्फ उसी पर वो आपको मिलेगा। अगर आप उसका बिना पूछे यूज करते हैं तो आप पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। उसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया गया कि जो उसको बनाया है उसके पास कुछ यूनिक आइडियाज़ और वर्क के कारण, द लीगल राइट दैट गिव क्रिएटर टू इन्वेस्टर टू कंट्रोल ओवर देयर यूनिक आइडियाज़, उस पर कंट्रोल करने के लिए उसके यूनिक आइडियाज़ को। उसके बाद विपो आया, एक मतलब कि वर्ल्ड में WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, UN एजेंसी है। इसका भी काम वही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बचा के रखना है, कोई इसका यूज नहीं कर ले। ये UN एजेंसी है, कब आया, 14 जुलाई 1967 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये क्या है, इसका पार्ट इंडिया कब बना, 1975 में इसका इंडिया पार्ट बना। इसका फंक्शन क्या है, प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना इसका काम है। इकोनॉमी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, विपो का। ये टोटल बेसिक था इकोनॉमिक्स के बारे में जो आज हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।